स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री के साथ। तो सबसे पहले यूरोप के बारे में देखते हैं। थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी में माइटी रोमन एम्पायर टूट गया। दो हिस्सों में टूटा, एक वेस्टर्न पार्ट, एक ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट की कैपिटल रोम, जो कि ओवरवेल्म हो गई थी स्लेव एंड जर्मेनिक ट्राइब के आतंक से। केम इन वेव्स। कहाँ से आई? रशिया और जर्मनी से आई। इनिशियली इनका प्लंडर करने का इरादा था, लूटपाट करने का इरादा था, लेकिन लेटर सेटल हो गई ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में, जिसने प्रोफाउंड चेंज करे वहाँ की पॉपुलेशन, लैंग्वेज, पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है। कोमिंगलिंग हुई लोगों की, लोकल लोगों के साथ जो आए थे इन्वेडर्स, और इससे क्या हुआ, नए जो मॉडर्न यूरोपियन नेशंस हैं उनकी फाउंडेशंस रखी गई। फिर ईस्टर्न पार्ट की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपोल थी, जो कि बाइजेंटीन एम्पायर से जाना गया। तो बाइजेंटीन एम्पायर के अंदर मोस्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, टर्की, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, ये वाला इलाका आता था। ये कंटिन्यूड रहा। इसमें रोमन एम्पायर के जो ट्रेडिशंस थे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मोनार्की, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बट जो बिलीफ थे रिचुअल्स के, मैनी डिफरेंट, बट इन बिलीफ एंड रिचुअल इट हैड मैनी डिफरेंसेस विद द रोमन कैथोलिक चर्च, जो वेस्ट में था। ठीक है। तो इसके ईस्ट के चर्च को कहा गया जीओसी, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में और कुछ देख लेते हैं। ड्यू टू ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड बाइजेंटीन एम्पायर एफर्ट्स, जो रशिया थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। बाइजेंटीन एम्पायर बड़ा लार्ज था, फ्लोरिश करा, और इसने ट्रेड को कंटिन्यू रखा एशिया के साथ रोमन एम्पायर के टूटने के बाद भी। ट्रेडिशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड कल्चर जो थे, जो लेटर अरब्स ने एब्जॉर्व करे। ठीक है। जब उन्होंने सीरिया और इजिप्ट को ओवररन करा, ये ब्रिज की तरह एक्ट करा जो पुराना ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन थी और अरब वर्ल्ड, अरब सिविलाइजेशन जो लेटर ऑन बनी। इसने कॉन्स्टेंटिनोपल जब 1453 में फॉल हुआ, तो बाइजेंटीन एम्पायर डिसअपियर हो गया। वेस्टर्न यूरोप में क्या था? फॉर सेंचुरीज आफ्टर द रोमन एम्पायर कोलैप्स इन द वेस्ट, जो सिटीज़ थी वो वर्चुअली डिसअपियर हो गई थी वेस्टर्न यूरोप में, क्योंकि गोल्ड एकदम ख़त्म हो गया था, क्योंकि रोमन एम्पायर का जो ट्रेड चलता था अफ्रीका और ओरिएंट के साथ वो बंद हो गया था। जो 6th to 10th सेंचुरी वहाँ पे डार्क एज कहा जाता है वेस्टर्न यूरोप में। बट उसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, जो लेटर सिटी के रिवाइवल में फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड हेल्प करा, और ग्रोथ, ट्रेड के ग्रोथ में लेटर ऑन हेल्प करा। 12th से 16th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप हाई प्रॉस्पेरिटी मानी जाती है। ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक हुआ, टाउन्स, यूनिवर्सिटीज़ स्टेब्लिश हुई सिटीज़ में, जैसे कि पंडुआ एंड मिलान में इटली में। यूनिवर्सिटी से क्या हुआ, नए आइडियाज़ की ग्रोथ हुई, ग्रेजुअली लीड टू रेनेसांस एंड राइज ऑफ न्यू यूरोप। अब ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म देख लेते हैं यूरोप के अंदर। एक नई टाइप की सोसाइटी, एक नई टाइप की गवर्नमेंट वेस्टर्न यूरोप में जन्म लेती है जब रोमन एम्पायर टूट जाता है। ठीक है। उधर द न्यू ऑर्डर देन ग्रेजुअली इमर्ज्ड, जो इमर्ज हुआ उसे फ्यूडलिज्म कहने जाने लगा। चीफ जो थे उसमें उनकी मिलिट्री फॉलोइंग होती थी, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड उनके अंदर होती थी, और इम्पॉर्टेंट पोजिशंस होल्ड करते थे गवर्नमेंट के अंदर। जो किंग था वो भी बस वन ऑफ द मोर पावरफुल फ्यूडल चीफ्स हुआ करता था। समय के साथ जैसे समय बीता, जो मोनार्की है वो और स्ट्रॉन्गर होती गई। तो जो किंग होता था वो कोशिश करता था कि चीफ्स की पावर का लिमिट करा जा सके, जिसके कारण बहुत सारी लड़ाई हो जाती थी और सोशल एनार्की हो जाती थी। कि तो किंग ने क्या तरीका निकाला, किंग स्वेर करता था चीफ्स को लॉयल्टी की ओथ। ठीक है। एज इज वेसल्स, और रिकॉग्नाइज करता था जो उनके चीफ्स के लैंड होते थे ना एज देयर फीस। ठीक है। अपॉइंट, तो चीफ्स फर्दर क्या करते थे, वो सब चीफ्स अपॉइंट करते थे एज देयर वेसल्स, और उनको अपने जो लैंड होता था उसमें से फीस देते थे। किंग जो इन थ्योरी तो जो डिसलॉयल फीस होते थे उनको उनके लैंड से हटा जा सकता था, पर इन प्रैक्टिस अगर ऐसा करना है तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते थे। दस इन फ्यूडल सिस्टम जो गवर्नमेंट है वो डोमिनेट करी जाने लगी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से। तो ये सून ना एक हेरिडिटरी सिस्टम बन गया कि जो फीफ है वो उनके बच्चे वो कर रहे थे, उनके बच्चों को मिल रहा था।
बट इट नेवर अ कम्प्लीटली क्लोज्ड एरिस्टोक्रेसी नहीं थी। जो डिसलॉयल चीफ्स थे उन्हें हटा भी दिया जाता था, नए चीफ्स भी भर्ती हो जाते थे, तो एक क्लोज्ड एरिस्टोक्रेसी नहीं थी। बट येस, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी तो थी। फीफ के अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ सर्वडॉम एंड मेनोर, और दूसरा है सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सर्फडॉम क्या होता है? एक सर्फ वो पीजेंट होता है जो लैंड पे काम तो कर रहा है, लेकिन वो अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता, किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता विदाउट उसके जो लॉर्ड है, ओवरलॉर्ड, उसकी परमिशन के बिना। और सिस्टम ऑफ मैनोर ये होता था, एक हाउस होता था या कैसल ऑफ लॉर्ड मान लो। इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज जो लास्ट एक्ट ऑफ लैंड होता था वो लॉर्ड के द्वारा, जो मेनोर्स का लॉर्ड होता था उस वो होल्ड करता था। अ पार्ट ऑफ दिस लैंड जो होता था वो डायरेक्टली लॉर्ड अंडर कल्टिवेट करते थे विद द हेल्प ऑफ द सर्व्स हु हैड टू डिवाइड देयर टाइम। जो सर्व्स है उन्हें अपना टाइम डिवाइड करना पड़ता था कल्टिवेट देयर ओन फील्ड और मास्टर्स के फील्ड में काम करने के लिए। द लैंड बिलोंग थियोरिटिकली टू लॉर्ड एंड सर्व्स हैड टू पे हिम अदर ड्यूज, कैश और काइंड में। जो लॉर्ड ऑफ मेनोर है रिस्पॉन्सिबल होता था किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जस्टिस के लिए। उस समय में जो डार्क टाइम्स थे तब लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो अगर कोई पीजेंट फ्री भी है वो भी वेसलेज एक्सेप्ट करके लॉर्ड की प्रोटेक्शन के अंदर आना चाहता था। इन मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो मेनोर सिस्टम है एंड सिस्टम ऑफ लेबर ड्यूज बाय द पीजेंट, ये 14 सेंचुरी तक आने आने तक वो हो गया, डिसअपियर हो गया। जैसे कि हमने देखा था 12 से 14 सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप हाई प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा। अब सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता था? मोस्ट टिपिकल सिंबल है फ्यूडल सिस्टम का क्या, कि एक आर्मर्ड नाइट होगा जो एक हॉर्स पे सवार होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? जो रोमन टाइम्स थे उसके अंदर चीफ विंग ऑफ आर्मी जो है ना, वो हैवी एंड लाइट इन्फेंट्री होती थी, जो कि लंबे लंबे भाले और छोटी स्वॉर्ड्स लिए होती थी। तो इन्फेंट्री रोमन एम्पायर में जो चीफ आर्मी विंग होती थी, जो और हॉर्सेस जो होते थे ना वो केवल चैरियट्स को खींचने के लिए होते थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स जिन पे रहते थे। जो मोड ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गया काफ़ी जब से अरब्स आए, ठीक है। सिस्टम ऑफ कैवलरी वॉरफेयर इन यूरोप ओनली आफ्टर 8th सेंचुरी। अरब हॉर्सेज एंड देयर स्विफ्ट मूवमेंट्स एंड माउंटेड आर्चर्स मेड इन्फेंट्री इनइफेक्टिव। तो दो इन्वेंशन बहुत इसमें कामगर है। एक तो है आयरन स्टिरप, जो हेविली आर्मर्ड पर्सन को फर्मली घोड़े पे बैठने के लिए हेल्प करती है। दूसरे है नए तरीके के हार्नेस, जो इनेबल करती है घोड़ों को ट्वाइस द लोड खींचने का, ठीक है। इन दोनों ने कैवलरी वॉरफेयर को पॉपुलर कर दिया बहुत ज़्यादा। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन लार्ज कैवलरी। अब इतने सारे घोड़ों को मेंटेन करना और सवार्स को मेंटेन करना वॉज डिफ़िकल्ट, तो इसीलिए भी फ्यूडलिज्म की ग्रोथ हुई। आर्मी डिसेंट्रलाइज हो गई। ईच फीफ होल्डर हैड टू मेंटेन अ फिक्स्ड फोर्स ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री फॉर सर्विस ऑफ द किंग, ठीक है। तो हमने देखा सिस्टम ऑफ सर्वडॉम एंड मेनोर, और दूसरा है सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये तो चीफ वो है, ठीक है, फीचर्स फ्यूडल सिस्टम के। तो क्या दस मैनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फैक्टर्स थे जिससे फ्यूडलिज्म की ग्रोथ हुई यूरोप में। इवन व्हेन स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट इमर्ज भी हुई ना आफ्टर 11th सेंचुरी, ठीक है, तब भी जो ट्रेडिशन था वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि फ्यूडल चीफ्स को दबाना किंग के लिए बहुत इजी नहीं हुआ करता था। कल्चरल लाइफ ऑफ द यूरोप ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन चर्च। हमने देखा रोमन कैथोलिक चर्च जो थी वहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में लाइफ को इम्पैक्ट कर रही थी। तो कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट होने के ना होने के कारण ना जो कैथोलिक चर्च था वो बहुत पावरफुल हो गया, और जो पोप था उसकी खाली मोरल अथॉरिटी नहीं, उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी भी एक होती थी। तो विद प्रिंस एंड फ्यूडल चीफ्स जो थे वो लैंड ग्रांट्स करते थे, रिच पीजेंट्स डोनेशन करते थे, और मैनी मोनेस्टिक ऑर्डर मोनेस्ट्री सेटअप हो गई थी इस कारण। तो सम ऑर्डर्स लाइक फ्रांसिसिज्म सर्व्ड, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स मोनेस्टिक ऑर्डर स्टेब्लिश हो गए थे ना, उसमें ही एक ऑर्डर था फ्रांसिस्कन्स। फ्रांसिस्कन्स जो थे वो नीडी एंड पुअर्स को मदद करते थे।
जो मोनेस्ट्री थी वो मेडिकल हेल्प किया करती थी, ट्रैवलर्स को शेल्टर दिया करती थी और एजुकेशन एंड लर्निंग में भी उनका योगदान था। तो सम वेल्दी मोनेस्ट्रीज जो थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह बिहेव करने लगी थी और उनके कन्फ्लिक्ट होते थे रूलर्स के साथ, रिफ्लेक्टेड इन रेनेसेंस एंड रिफॉर्म मूवमेंट लेटर ऑन। ठीक है।